Hello students, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss some of the most important questions of your MED 008. Okay, so basically here we are going to discuss some topics. Okay, not in the form of question and answers, but हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को और उनके की एस्पेक्ट्स जो भी होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे. क्योंकि एग्ज़ाम में टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कैसे ना कैसे घुमा फिरा के, बट टॉपिक तो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो अगर आपको पता होगा हर चीज़ के बारे में तभी तो आप आंसर करके आ पाओगे. मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स को डिस्कस किया है. अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके पहले वो वीडियोस देखें और समझें, पर ये वीडियो जो है उनके साथ ऐसा कुछ भी इंटरलिंक नहीं है. आप चाहें तो 7 से भी शुरू कर सकते हैं. सो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे. जो हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर हमें बात करनी है क्लाइमेट चेंज के बारे में. ओके, कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है. जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि जो क्लाइमेट है ना वो एक लॉन्ग टर्म चेंज होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेदर है वो डेली चेंज होता है. जैसे कि सुबह अलग वेदर था, शाम को अलग वेदर हो गया. बट क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑन अर्थ. सपोज़ हमारी अर्थ पे किसी एरिया में लंबे समय से सिर्फ बर्फ़ ही जमी हुई थी. पिछले 100 सालों से वहाँ पे बर्फ़ थी, पर सडनली अब पिछले 5-6 सालों से बर्फ़ पिघलने लग गई. तो वो क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा, वो वेदर में नहीं आएगा. क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑन अर्थ प्राइमरी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो मोस्टली जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो होता है इंसानी गतिविधियों के द्वारा. द मेन कंट्रीब्यूटर्स आर द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड विच ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए जो गैसेस जिम्मेदार हैं वो हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस. जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर हीट होती है उसे ट्रैप कर लेती हैं, उस हीट को एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती. तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके अंदर आती है आपकी कार्बन, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. इनका काम क्या है कि अगर ये एक बार एनवायरनमेंट में पहुंच गई, फैल गई, तो हीट को ट्रैप करके रखेंगी. ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे की पॉइंट्स की कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल अगर ये पूछा जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कॉजेज़ क्या हैं. सो क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ में आएगा सबसे पहले आपका द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. तो आपके फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना, डिफॉरेस्टेशन करना, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को करना, ये सारे जो हैं मेजर कंट्रीब्यूटर हैं ग्रीन हाउस गैसेस में. ग्रीन हाउस गैसेस के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज़ होता है, आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सी लेवल भी आपका बढ़ जाता है और जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है. सो यहाँ पे हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उसके क्या कॉजेज़ हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं. अब हम देखेंगे इसके इम्पैक्ट्स के बारे में कि जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डालता है. फॉर एग्जांपल ये डिस्टर्ब करता है हैबिटेट्स को. हैबिटेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि हैबिटेट क्या होती हैं. तो ये हैबिटेट्स को डिस्टर्ब कर देता है. कई सारी जो स्पीशीज़ हैं उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है और कोरल ब्लीचिंग हो जाती है. कोरल ब्लीचिंग के बारे में तो अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये अपने आप में ही एक टॉपिक है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो अभी सिर्फ इसको लिख के आ सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है कोरल ब्लीचिंग के बारे में अलग से पढ़ने के लिए. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो आपके आवास हैं, जो भी आपके इकोसिस्टम्स हैं और हैबिटेट्स हैं जो आपके जानवरों के, जैसे कि आपके पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स में फ़िशेज़ रहती हैं, तो पॉन्ड जो है वो फ़िश का हैबिटेट हो गया. जो लायन है, टाइगर हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं. सो फॉरेस्ट आर द हैबिटेट्स ऑफ लायन एंड टाइगर्स. तो यहाँ पे इस टाइप से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, आवासों का विघटन होता है और जो हैं कई सारी जो प्रजातियाँ हैं वो लुप्त हो जाती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. फॉर एग्जांपल वो छोटी स्पैरो वाली जो चिड़िया होती थी वो विलुप्त हो चुकी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो कहीं कहीं देखने को मिलती है. उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ की कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालता है. सो इंक्रीज हीट रिलेटेड इलनेसेस. फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस हैं उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं.
अब अगर हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, इसका निवारण करना है, तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे अगर हमें किसी भी चीज़ का निवारण करना है तो हमें उसके कारण जानने पड़ेंगे। तो कारण क्या था इसका? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो हमें क्या करना है? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना है और अब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ ट्रांजिट कर जाना है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनकी तरफ ट्रांजिट करना है और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। बिल्डिंग रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर हम चाहें तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप को उगाए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अपना कर भी हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज। लेट्स नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, और इससे पहले भी कई बार आया हुआ है। सो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या होता है। सो सस्टेनेबिलिटी इन फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू ensuring दैट ऑल पीपल हैव एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट्स देयर डाइटरी नीड्स फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ बोथ नाउ एंड इन फ्यूचर। ये जो डेफिनेशन है ये इसकी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इसको आपको एज इट इज़ लिख के आना है। यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी होता है इसका मतलब है इंश्योर करना कि जो लोग हैं उनको एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड तक, जो खाना है उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिले, खाना उनका सेफ हो और खाना उनका न्यूट्रिशियस भी हो, जो उनकी डेली की जो कैलोरी नीड्स हैं, डाइटरी नीड्स हैं, उनको क्या कर सके, पूरा कर सके। साथ ही साथ वो लोग एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सकें, और केवल अभी ही नहीं फ्यूचर में भी। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। जो हमारा सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी है उसमें जो आपका पहला मुख्य बिंदु है वो है पर्यावरण का संतुलन। हमें ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस करनी है जो पर्यावरण में संतुलन बना के रखें, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, वेस्ट एंड पॉल्यूशन को हमें कम करना है। साथ ही साथ हमें फार्मर्स को सपोर्ट करना है, फेयर ट्रेड एंड इंश्योरिंग फूड अफोर्डेबिलिटी। और सरकार को ये इंश्योर करना है कि देश में जितने भी नागरिक हैं उनके पास कम से कम इतने पैसे हों कि वो फूड को खरीद सकें, फूड को अफोर्ड कर सकें। सरकार क्या करती है? सरकार लोगों को राशन देती है, सबको खाद्य पदार्थों की वाहनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करती है? उन्हें राशंस देती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल इक्विटी की। इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू फूड फॉर ऑल, एड्रेसिंग मेल न्यूट्रिशन एंड एम्पावरिंग कम्युनिटीज़। यानी कि सबके लिए खाद्य पदार्थ तक समान पहुँच हो, मेल न्यूट्रिशन को कम किया जाए और जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए। डेवलपिंग क्लाइमेट रिजाइलेंट क्रॉप्स, इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट एंड अडेप्टिंग टू चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। अब क्या करना है? अगर फूड सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है तो हमें ऐसी क्रॉप्स अपनानी है जो जलवायु लचीली हो। थोड़ा बहुत जलवायु का परिवर्तन हुआ, वेदर का परिवर्तन हुआ तो उसकी वजह से वो ख़राब ना हो। पानी का मैनेजमेंट करना है और वेदर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमें भी खुद को अडेप्ट कर लेना है, तभी हम जो हैं अपने देश में फूड सिक्योरिटी लेकर आ पाएंगे। कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी किए जा सकते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप यील्ड्स हैं उन्हें बढ़ाया जा सके। फूड डिस्ट्रीब्यूशन को एनहांस करना है और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, जो किसानों को फसल कटने के बाद लॉस होता है, अच्छे उन्हें पैसे नहीं मिलते फसल के, उस सबको कम करना है। सरकार जो है कई सारे पॉलिसीज़ लेके आ सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है सपोर्ट करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स अपने टॉपिक 3 पे चलते हैं जिसके अंदर आपको बात करनी है रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन ग्लोबलाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, तभी तो आप ग्लोबलाइजेशन में उनका रोल बता पाओगे। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, World Bank and World Trade Organizations play a significant role in facilitating and promoting globalization. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे जो हैं एक अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए।
They provide financial support, policy advice, and a platform for international cooperation, helping to integrate economies and promote global economic stability and growth. सो ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये प्रमोट करती हैं फाइनेंशियल सपोर्ट्स को, पॉलिसी एडवाइस देती हैं और एक इंटरनेशनल कॉपरेशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे देश के लोग आके मिलते हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में या वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो इट इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन which helps to integrate economies of various countries to promote global and economic stability and growth. Now let's discuss some of the key points जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल प्ले करते हैं. सबसे पहला जो रोल ये प्ले करते हैं वो करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया. ये कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने कंट्री में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला के क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें. ये प्रोवाइड करती हैं पॉलिसी एडवाइस. दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफर पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू हेल्प कंट्रीज इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट प्रमोट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. ये संस्थाएं देशों को विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए नीतिगत सलाह और टेक्निक. सपोज़ किसी देश के पास कोई बहुत अच्छी टेक्निक है, हम उससे मिल गए जब हम वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में गए, तो उसने बताया कि वो कैसे इतना विकास कर रहा है. तो बाकी देशों को भी तो पता चला ना कि उसके पास क्या टेक्नोलॉजी है. तो वो सारी चीज़ें जो पॉलिसी या फिर उस देश ने क्या पॉलिसी अपनाई कि वो देश इतना अमीर हो गया. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, पॉलिसी एडवाइस, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सब हमें ना जब हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हमारे देश के नेता जाते हैं, वहाँ जाके मीटिंग्स करते हैं, जब पता चलता है. तो वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर भी जो इंडिया है उसको जाना चाहिए. जो भी मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग सम्मेलन होते हैं, ताकि हमें पता चल पाता है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है. उसके बाद ये व्यापार को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो व्यापार बाधाओं को कम करने और सुगम और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करता है. क्राइसिस मैनेजमेंट भी करता है. जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करता है. और अगर किसी देश में कोई किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. जो ये सारे हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह, जो आपके ये सब इन्वेस्ट करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्स टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कंट्रीज़. यानी कि जो हमारे देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर एक तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वहाँ के लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उन्हें कैपेबल बनाना, उनके अंदर क्षमता का निर्माण करना, ये काम भी करते हैं. और ये करते हैं वैश्विक एकीकरण. आर्थिक सुधारों और उदारीकरण को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक बाजार में एकीकृत करने में मदद करती हैं, जिससे वैश्वीकरण बढ़ता है. स्टूडेंट्स, ये था सारा का सारा जो हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन के बारे में. एक टॉपिक था हमारा क्लाइमेट चेंज, जो कि था एनवायरनमेंट के बारे में. इसी तरह के और अगर आपको टॉपिक्स के डिस्कशंस देखने हैं तो आप MED 008 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और अगर आपको ये जो नोट्स हैं इनके PDF चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया है, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगी. उस लिंक पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट खुलेगी उसके अंदर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे. स्टूडेंट्स, इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में.